साहित्य और विज्ञान, सुनने में ये दो शब्द बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लगते हैं, है ना। एक तरफ है भावनाएं, कल्पना, और दूसरी तरफ है तथ्य, तर्क। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर साहित्य के इतिहास को भी एक वैज्ञानिक नजरिए से देखा परखा जाए। अब ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर इतिहास मतलब क्या? तारीखें, घटनाएं, कौन कब आया, बस। लेकिन जैसे ही इसमें वैज्ञानिक शब्द जुड़ता है ना, तो पूरी बात बदल जाती है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी पसंद नापसंद को किनारे रखकर चीजों को देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुरुआत में अक्सर यही होता था कि किसी को कोई कवि पसंद है तो उसकी तारीफ हो गई। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक नए फ्रेश नजरिए की जरूरत थी। और बस यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के। वो एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें लगा कि अरे भाई, साहित्य के इतिहास को और भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। उन्होंने जो बातें सालों से चली आ रही थीं, उन पर सवाल उठाए और इतिहास लिखने का एक बिल्कुल नया सिस्टमैटिक तरीका सामने रखा। उनकी सबसे जबरदस्त रचना थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 हिस्सों में छपी। ये सिर्फ एक और इतिहास की किताब नहीं थी, बल्कि ये उस समय की सोच को एक सीधी चुनौती थी। और इसी किताब ने हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। तो जब हम यहाँ वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई लैब या टेस्ट ट्यूब नहीं है। यहाँ इसका मतलब है एक मेथड, एक तरीका। ऐसा तरीका जो बिना किसी भेदभाव के एनालिसिस करे, जो पहले से माने जा रहे फैक्ट्स को दोबारा चेक करे और साहित्य को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बांटे। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझने का एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। डॉक्टर गुप्त के इस वैज्ञानिक नजरिए का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा हिंदी साहित्य की शुरुआत पर। उन्होंने उस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही सवाल खड़ा कर दिया जिसे तब तक सब मानते चले आ रहे थे। जरा इस तारीख को देखिए, 1184 ईस्वी। डॉक्टर गुप्त ने सबूतों के साथ ये तर्क दिया कि हिंदी साहित्य की असली शुरुआत यहीं से माननी चाहिए। ये उस समय तक चली आ रही सभी टाइमलाइन से एक बहुत ही बोल्ड और अलग कदम था। और इस नई शुरुआत का चेहरा कौन बना? डॉक्टर गुप्त ने कहा कि हिंदी के पहले कवि थे शालिभद्र सूरी। तो उन्होंने सिर्फ एक नई तारीख ही नहीं दी, बल्कि उसे साबित करने के लिए एक ठोस नाम भी सामने रखा, जो उनके रिसर्च के तरीके को दिखाता है। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता सिर्फ टाइमलाइन बदलकर नहीं रुके, उन्होंने उस शुरुआती दौर को जो नाम दिया गया था, उसे भी बदल दिया। उनका मानना था कि नाम भी तो लॉजिकल और सटीक होना चाहिए ना। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, पहले के हिस्टोरियंस उस शुरुआती दौर को बस आदिकाल कह देते थे। कितना जनरल सा शब्द है ना। लेकिन डॉक्टर गुप्त ने इसे 3 और स्पेसिफिक हिस्सों में बांटा। प्रारंभिक काल, यानी एकदम शुरुआत का दौर। फिर शून्यकाल, जब लिटरेचर में एक तरह का ठहराव सा आ गया था। और फिर उन्मेष काल, जब साहित्य में एक नई चेतना, एक नई जागृति आई। ये क्लासिफिकेशन उस दौर को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता है। उनके वैज्ञानिक नजरिए का एक और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिलता है भक्ति साहित्य के वर्गीकरण में। उन्होंने भक्ति काल के इतने विशाल साहित्य को एक नया और लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने भक्ति साहित्य को 3 साफ सुथरी कैटेगरीज में बांट दिया। पहली, राज्याश्रय, यानी वो लिटरेचर जो राजाओं के दरबार में, उनके संरक्षण में लिखा गया। दूसरी, धर्माश्रय, जो धार्मिक जगहों पर, मठों मंदिरों में लिखा गया। और तीसरी, लोकाश्रय, वो साहित्य जो सीधे आम लोगों के बीच से, उनकी अपनी परंपराओं से निकला। ये वर्गीकरण कितनी खूबी से बताता है कि लिटरेचर कहाँ और किसके लिए लिखा जा रहा था। तो अब देखिए, ये तीनों बदलाव, एक नई तारीख, उस दौर के नए नाम और ये नई कैटेगरी, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। डॉक्टर गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट होने से बचाया और उसे एनालिसिस के एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क में बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतिहास है क्या? क्या ये सिर्फ पुरानी तारीखों और नामों का एक कलेक्शन भर है, या फिर ये उन तथ्यों को समझने, उन पर सवाल उठाने और उनकी नई व्याख्या करने का एक विज्ञान है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।